गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका नई वीडियो के साथ स्वागत है। और आज हम 11th क्लास की राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, जिसके हम 3 लेसन की वीडियो पहले ऑलरेडी बना चुके हैं, और उसके लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 6 की संक्षिप्त में जो है एक हमने वीडियो बनाई है। और मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के द्वारा आप लेसन 4, 5, 6 को अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। आइए हम लेसन की तरफ चलते हैं। और इसमें हमारा लेसन नंबर 4 जो है वो हमारे कार्यपालिका के बारे में है, लेसन नंबर 5 जो है वो विधान पालिका के बारे में है, और लेसन नंबर 6 जो है वो न्यायपालिका के बारे में है। यानी कि जो सरकार है हमारे देश की, उस सरकार के जो 3 अंग हैं, उन तीनों अंगों के बारे में ये तीनों लेसन हैं। और इन तीनों अंग जो हैं ये मिलकर हमारे देश की सरकार को चलाते हैं। और किस प्रकार से ये देश की सरकार को चलाते हैं इसको हम संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो है हम विधानमंडल के बारे में बातचीत करते हैं। हमारे देश में सबसे पहला एक अंग क्या है? विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो विधान पालिका है इसको अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जो है पुकारते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको हमारे देश में इसको संसद बोला जाता है। और इस संसद के 2 सदन होते हैं, और इस 2 सदन के अलावा संसद में कौन होता है? विधान पालिका में राष्ट्रपति होता है। यानी कि भारत की जो संघीय विधान पालिका में है उसमें राष्ट्रपति और संसद जो है इसमें शामिल होते हैं। इसके 2 सदन है, जिसमें लोकसभा, इसका क्या है, एक सदन लोकसभा है और दूसरा सदन क्या है? राज्यसभा है। लोकसभा जो है इसको हम क्या है, स्थायी सदन नहीं बोलते, ये एक अस्थायी सदन है। क्यों अस्थायी सदन है? क्योंकि ये जो है जब इसको राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह से इस लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। लेकिन जो राज्यसभा है ये एक स्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग किया नहीं जा सकता। इसका कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन इसको बीच में भंग किया जा सकता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष है, लेकिन 6 वर्ष के बाद इसके जो है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो है वो चेंज हो जाते हैं और दूसरे सदस्य आ जाते हैं। रोटेशन में ऐसे ये चलता है, लेकिन ये कभी भी भंग नहीं होता। लोकसभा जो है ये भंग हो सकता है। ये अस्थायी सदन है और ये स्थायी सदन है। जो लोकसभा है ये राज्यों का क्या करती है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इस लोकसभा के जो सदस्य हैं इनका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। पूरे देश को जो है जनसंख्या के आधार पर अलग अलग जो है निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो 550 तक इसके सदस्यों की संख्या हो सकती है। तो 1971 की अगर जनगणना के अनुसार देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग 543 सदस्य जो है निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं। और 543 निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं तो वो जनसंख्या के अकॉर्डिंग निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं। और एक निर्वाचन क्षेत्र से कई सदस्य चुनाव में खड़े होते हैं, लेकिन एक निर्वाचित होता है, और वो एक जो निर्वाचित सदस्य होता है वो लोकसभा का सदस्य बनता है। और इनके अलावा इन 550 सदस्यों के अलावा इसमें 2 सदस्य जो हैं ऐसे होते हैं जो है जिनका चुनाव नहीं होता, बल्कि वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये एंग्लो इंडियन समुदाय से राष्ट्रपति जो है इनको मनोनीत करता है। इस प्रकार जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 तक हो सकती है। उसके बाद दूसरा सदन हमारा क्या है? राज्यसभा। अगर राज्यसभा के बारे में हम अगर देखें तो राज्यसभा जो है इसका चुनाव जो है कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होता है। जो राज्य की विधानसभा के सदस्यों को हम चुनते हैं, वो राज्य की विधानसभा के सदस्य जो है इन राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। और ये जो है 250 इसके मैक्सिमम सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य जो है क्या है, वो जो उनका चुनाव नहीं होता। जैसे यहाँ पर 2 सदस्यों का चुनाव नहीं होता, इसी प्रकार यहाँ पर 12 सदस्यों का चुनाव नहीं होता। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इनको ऐसे नहीं है कि राष्ट्रपति किसी को भी इनको मनोनीत कर देगा। राष्ट्रपति के मनोनीत करने के लिए भी नियम बनाया गया है कि राष्ट्रपति कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में जो भी ख्याति प्राप्त व्यक्ति जो होते हैं उनको राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य मनोनीत करता है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर जो है क्या बनता है? हमारा संसद बनता है। लोकसभा और राज्यसभा में अगर हम दोनों की पावर को देखें तो लोकसभा के पास पावर अधिक होती है, राज्यसभा के पास पावर
कम होती हैं। कोई भी जो है अगर कानून बनना है तो कोई भी बिल या विधेयक पहले जो है किसी में भी पेश किया जा सकता है। अगर कोई साधारण विधेयक है तो लोकसभा में भी पेश हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है। इस साधारण विधेयक के बारे में दोनों की पावर बराबर है। लेकिन अगर फाइनेंस के बारे में देखा जाए तो जो वित्त विधेयक है वो केवल पहले लोकसभा में पेश किया जाता है और उसके बाद वो राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा उसको अपने पास केवल 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन से अधिक वो उसको नहीं रोकती। 14 दिन के बाद अगर वो उसको पास करती है तो ठीक, अगर नहीं पास करती तो उसको ऑटोमेटिक पास समझा जाता है और वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक कानून का रूप धारण करता है। तो इस प्रकार ये लोकसभा और राज्यसभा मिलकर जो है हमारे देश में कानून निर्माण का कार्य करती हैं। हमारे देश में कानून निर्माण का कार्य कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा मिलकर करते हैं। उसके बाद हमारा जो है सरकार का दूसरा अंग जो हमारा अध्याय 4 है वो आता है कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत आता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है देश का क्या है? संवैधानिक और नाम मात्र का मुखिया है। ये पर देश का मुखिया होता है, लेकिन ये जो है संविधान के अनुसार इसको मुखिया बनाया गया है, लेकिन ये नाम मात्र का है। हमारी संसदीय शासन प्रणाली में इसको नाम मात्र का मुखिया बोला जाता है, क्योंकि सारी पावर जो राष्ट्रपति के पास है उन सारी पावर का प्रयोग प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ मिलकर करता है। राष्ट्रपति के केवल उस पर हस्ताक्षर, उसकी सहमति चलती है। तो राष्ट्रपति जो है इसकी दो तरह की शक्तियां होती हैं। एक ऐसी शक्तियां जो साधारण समय में वो इस्तेमाल करता है, जो दूसरी ऐसी जो इमरजेंसी के समय में यानी कि आपातकाल में जिन शक्तियों का इस्तेमाल करता है। राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव, दोनों का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। उस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में ये सारे जो है भाग लेते हैं, लेकिन ये जो 12 और ये जो 2 हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय ये सारे मिलकर भाग लेते हैं। उसके बाद जो है हम अगर आगे आए तो प्रधानमंत्री इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। जिस पार्टी का बहुमत आता है और उस पार्टी का जो नेता होता है, उस नेता को राष्ट्रपति देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के बाद प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल की जो है एक लिस्ट तैयार करके वो राष्ट्रपति के पास भेजता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और इस प्रकार जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल मिलकर देश की कार्यपालिका का कार्य करते हैं। जो मंत्रिमंडल है वो जो है 4 प्रकार के मंत्रिमंडल होते हैं। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री, ये अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं। दूसरे राज्य मंत्री, ये इनकी सहायता के लिए होते हैं और लेकिन ये इसके विभाग के अध्यक्ष नहीं होते, उसके सदस्य होते हैं। तीसरे उप मंत्री, ये इन दोनों की सहायता के लिए बनाए जाते हैं। और चौथे हैं संसदीय सचिव। इनको जो है हम मंत्री नहीं कह सकते, लेकिन ये मंत्रियों से कम भी नहीं होते। तो इस प्रकार ये 4 जो है मिलकर जो है ये मंत्रिमंडल बनता है। अब दूसरी बात, जो कार्यपालिका है और जो विधान पालिका है, हमारे देश की संसदीय शासन प्रणाली में इन दोनों में गहरा संबंध है। क्योंकि जो कार्यपालिका है उस कार्यपालिका के जो मंत्री बनाए जाते हैं वो सारे जो हैं हमारे देश की विधान पालिका के सदस्य होते हैं। विधान पालिका में जो लोकसभा के सदस्य हैं, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्हीं को क्या किया जाता है? मंत्री बनाया जाता है। जो विधान पालिका है इसका कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि विधान पालिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। दोनों का एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि इसके सदस्य मंत्रियों से क्या कर सकते हैं? इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकते हैं, इनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। इस प्रकार ये इन पर अपना पूरा नियंत्रण रखते हैं। उसके बाद अगर इन दोनों को देखें तो इसका कार्य हमारे देश में सबसे मुख्य कार्य विधान पालिका का है कानूनों का निर्माण करना। और दूसरा, जो कानून बनाए गए हैं अगर वो कानून समय के अनुसार अगर उनमें संशोधन करना है तो संशोधन करने का कार्य भी, पुराने जो कानून है उनको नए बनाने का कार्य भी विधान पालिका के द्वारा ही
किया जाता है। फिर उसके बाद कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका जो कानून विधानमंडल के द्वारा बनाए गए हैं, जो हमारे देश विधान पालिका के द्वारा कानून बनाए गए हैं, उन सब को लागू करने का कार्य कौन करता है? हमारे देश की कार्यपालिका करती है। उसके बाद हम तीसरे अंग पर आते हैं। तीसरा अंग है न्यायपालिका, जिसके अंदर हमारा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। ये जो है, जो कानून विधानमंडल के द्वारा बनाए गए, कार्यपालिका के द्वारा जिनको लागू किया गया, ये न्यायपालिका क्या करती है? उन सब कानूनों की रक्षा करती है, क्योंकि जो कानून है उनकी रक्षा करने के लिए हमारे देश में एकीकृत न्यायपालिका की जो व्यवस्था की गई है। हमारे देश में सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय है, जिसको उच्च क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, और इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट इसको बोलते हैं। ये देश का सबसे बड़ा न्यायालय है और इस न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, और इसके निर्णय के खिलाफ आप किसी भी न्यायालय में आप अपील नहीं कर सकते। और इसके बाद ये जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसमें कोई भी जो मुकदमे हैं वो सीधे जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जाते, केवल कुछ मुकदमों को छोड़कर। मान लो एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ कोई विवाद है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। एक राज्य का केंद्र सरकार के साथ कोई विवाद है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। दो राज्य एक तरफ हैं और केंद्र सरकार एक तरफ है तो ऐसा मुकदमा है तो वो जा सकता है। या कुछ राज्य एक तरफ हैं और केंद्र सरकार एक तरफ है तो वो मुकदमा जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अगर कोई विवाद है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। और नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित अगर कोई विवाद है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। और इस तरह हम अगर देखें, संविधान की व्याख्या से संबंधित अगर कोई पर्सन है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। केवल ये जो मैंने बताए हैं, केवल यही मुकदमे ऐसे हैं जो डायरेक्ट जो है सीधे रूप से सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। बाकी कोई भी मुकदमे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते। सबसे पहले जो है वो मुकदमे यहाँ पर जाते हैं, यहाँ से सुनवाई के बाद यहाँ, और यहाँ से यहाँ अपील के रूप में, उसके बाद लास्ट में यहाँ अपील के रूप में वो पहुंचते हैं। तो सबसे ऊंचा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय। जो उच्च न्यायालय है वो प्रत्येक राज्य का अपना अपना अलग उच्च न्यायालय है। तो ये उच्च न्यायालय दो राज्यों का एक भी हो सकता है, जैसे पंजाब और हरियाणा का एक है, और एक राज्य का एक भी हो सकता है। उसके बाद जो जिला स्तर पर होता है उसको जिला अदालतें बोलते हैं। और फिर फौजदारी मुकदमों के लिए क्या होता है? अधीनस्थ न्यायालय होता है, जिसमें फौजदारी मुकदमों को लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको बताया ये 3 जो है चैप्टर हैं, और इन 3 चैप्टर को मैंने आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है। और मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं इन तीनों लेसन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया है।